ठीक है। बीपीएससी फाइनली क्रैक करना भी मुश्किल काम है, तो एक मुश्किल काम को मुश्किल काम से ही साधा जा सकता है। लोहा लोहे को ही काट सकता है। बहुत बैलेंस है। हमारा टारगेट आप लोग को फाइनली क्वालिफाई कराना है, इस परीक्षा से नहीं है। हमारा पूरा ध्यान है आपके ऊपर, ध्यान मत सोचिए। चलिए थोड़ा सा एक बार बीपीएससी लिखते हैं हम लोग, हैं बीपीएससी, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसको क्लियर करने की, और बात कर रहे हैं कि अभी जितना समय बचा है, क्या एक फ्रेश आदमी जो पहली बार आया है पीटी क्लियर कर सकता है या नहीं। मान के चलिए कि अभी तक उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो क्या वो कर सकता है या नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा यस, कर सकता है, बशर्ते अब से करना शुरू कर दे, यानी कि आज भी प्लानिंग ही करता रह जाए, ठीक है ना। कैसे कर सकता है कि कम से कम वो 10वां तक ठीक से पढ़ा हो। ठीक से मतलब थोड़ा बहुत नहीं, जैसे मैट्रिक में 70% 80% की बात नहीं है, कुछ जानकारी उसको बेसिक होनी चाहिए। कि अब दर्पण का नाम ले तो उसको समझ में आ जाए कि दर्पण दिखता कैसा है, अवतल का मतलब क्या होता है, उत्तल का मतलब क्या, इतना बेसिक उसको पता होना चाहिए। तो आराम से, यदि मान लीजिए भारत बोले मैप में खोदने के लिए, तो अमेरिका खोदने नहीं चला जाए, इतना उसको मैप का जानकारी इतना होना चाहिए। क्या ज़्यादा है ये कम है? तो भारतीय संविधान में कितने चैप्टर्स यदि कहा जाए तो उसको पता होना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग बाइफरकेट करते हैं। कैसे हम 40 दिन में इसको करेंगे। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? एक एलिमेंट है H, एक एलिमेंट है G, एक एलिमेंट है P, एक एलिमेंट है C, मतलब क्या CA, एक एलिमेंट है BS, और एक एलिमेंट है SC, एक एलिमेंट है E, और एक एलिमेंट है MISC, और एक एलिमेंट है MA। कितने एलिमेंट हो गए इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक यस, जो सबके साथ रहेगा यस आई कैन, है, ठीक है। अब इसमें 2-3 बातें जो हम हर बार रिपीट करते हैं। आज से आप लोग चूँकि नए विद्यार्थी हैं और कई लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कई लोग यूट्यूब पर देख कर इसे करेंगे, तो गांठ बांध लीजिए 2-3 बातों को। 3 बातें हैं इसमें। एक है मैप, इसके अलावा ये सब में है, ठीक है ना। दूसरा है मैथ्स, जो अपने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और तीसरा है करंट अफेयर्स। जैसे हम तो आपको आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाएंगे, लेकिन आपको कितने घंटे पढ़ना है? तब तक पढ़ना है जब तक आप पढ़ सकें। क्योंकि आज तक जितने भी शोध किए गए हैं, आज तक एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला है कि कोई पढ़ते पढ़ते मर गया हो, ठीक है। पढ़ने से कोई नहीं मरा है, ठीक है। पीठ दर्द कर सकता है, आँख दर्द कर सकता है, आँख दर्द करे तब तक पढ़िए, सर दर्द करे तब तक पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए। हम ऐसे उदाहरण जानते हैं। मेरा ही एक मित्र था, यदि वो कहीं सुनने को तुमको अच्छा ही लगेगा कि उनको मैं प्रेरणा के तौर बता रहा हूँ, कि पढ़ते पढ़ते इतना तल्लीन हो गया अपनी पढ़ाई में कि उसको ध्यान ही नहीं था कि खाना उसको खुद बनाना है, ना उसकी माँ है, ना उसकी शादी हुई है, ना उसकी बहन है वहाँ पर, तो और कोई दोस्त भी नहीं है, सिंगल कमरे में रह रहा था। वो भूल गया कि उसको खाना बनाना है। जब याद आया कि खाना अभी नहीं बना है, तब तक रात के 12:30 बज चुके थे। बाहर निकला तो उसको कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, घर में कुछ खरीद के लाया ही नहीं, केवल आटा बचा है। अब भूख बहुत तेज लगी, केवल आटा है, ना सब्जी है, ना दाल है, ना कुछ है। भूख इतनी खराब चीज़ है विद्यार्थी का कि वो आटा को घोल के नमक डाल के पी गया। छाछ उसको गैसे नहीं था, कच्चा आटा पी गया घोल के, नमक डाल के, कि नमक और आटा कुछ तो राहत देगा, फिर पढ़ेंगे। आज के डेट में 1.5 लाख महीना कमा रहा है, प्रोफेसर है अच्छे कॉलेज में, ठीक है। कहने का अर्थ है कि आप चाहे तो क्रांति कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वो क्रांति का जज्बा होना चाहिए। उदाहरण ऐसे, हमारे एक मित्र हैं, अभी वो भी प्रोफेसर हैं होशियारपुर में। उसको पैसा घर से 1000 रुपया आता था। अब 1000 रुपया में 400-500 रुपये का तो फिक्स कॉस्ट है, और 300-400 का जाकर किताब खरीद लेता था। ये बिना सोचे कि खाएगा क्या। अब 100 रुपया है, पूरा महीना बाकी है। ये बात बता रहे हैं 97-96 के। ये मच करता हुआ रिक्शा पे किताब लेगा, किताब से रिक्शा मच करता था, लेकिन खाने के लिए तो बोले कुछ नहीं, पावरोटी खा लेंगे। एक दिन गए तो सही में पावरोटी खा रहा है। कैसे खा रहा है? तो चीनी में पानी डुबा के और पावरोटी खा रहा है। और आज के डेट में 1.5-2 लाख रुपये महीना, और प्रोफेसर की नौकरी, सब कुछ बढ़िया है। कार अभी कुछ दिन पहले लंबी सी गाड़ी खरीदा है।
तो कहने का मतलब है इंस्पिरेशन हो और सस्टेनेंस हो, लगातार करने का जज्बा हो तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो मैप, मैथ और करंट अफेयर्स तीनों मिला के 1.5 घंटा से 2 घंटा आपको रोज़ पढ़ना है। गांठ बांध लीजिए, अगले 40 दिन यदि ये करेंगे कोई नहीं रोक सकता है, संभव ही नहीं कि रुक जाए। ठीक है, अब आइए एक एक करके। तो मैथ में कितने सवाल आते हैं? आज जाके लिख लीजिए, एक कॉपी खरीद लीजिएगा आज, और एक कॉपी में ये 10 जो मैथ है इसके लिए पिछले 10 साल का जो सवाल आया है इसको कम से कम एक बार बनाना है आपको, जितनी जल्दी बना लीजिए। पिछले 10 साल के सवाल को एक बार बना के जिन सवालों में आप फंसते हैं उनको बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, वैसे हम इस क्लास में आपको 3-4 क्लास लेंगे मैथ्स का, जिसमें कि कम से कम जो फॉर्मूला है जहाँ पर मामला अटकता है उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा हिस्ट्री का सेक्शन। हिस्ट्री के सेक्शन में सबसे पहले एकदम आँख कान मूंद के सबसे पहले आप मॉडर्न इंडिया का NCERT पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको लगेगा इतना मोटा किताब, नहीं, ये 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। कहाँ से पढ़ना है? शुरुआत कीजिए 1857 से आगे। NCERT में भी इसके आगे का चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ लिए हैं तो रिवाइज कर लीजिए, नहीं पढ़े हैं तो फ्रेश पढ़िए। NCERT 12 का मॉडर्न इंडिया का वहाँ से स्टार्ट कीजिए और इसको एकदम पढ़ लीजिए। मुश्किल से हम मतलब आज रात में सोच के सोइएगा ना कि हम पढ़ेंगे, तो 10 बजे शुरू कीजिए, 1:30 बजे रात को ख़त्म हो जाएगा। 1857 शुरू कीजिए। नहीं होगा, नहीं होगा क्या कि आदमी जब पढ़ना शुरू करता है तो जब वो गांधी जी नोआखली में घूमने लगे ना तो आपको रुलाई आ जाएगी। आप एक रूटीन में पढ़ लीजिएगा। हाँ, उतना इमोशन से पढ़ना पड़ता है। सही में रुलाई आती है, हम लोग जब उस पढ़ते हैं तो लगता है कि अरे हम लोग क्या कर रहे थे। तो प्राणों की आहुति देने का उस समय नहीं मिला तो अभी दीजिए, कुछ ऐसा कि सिस्टम में आ जाइए, फिर प्राणों की आहुति दीजिएगा। देश के लिए कुछ करने का है ना, कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, तो वो स्थिति आ जा सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, BPSC का होना है तो कुछ कमाल करना पड़ेगा। आइए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इसी से जुड़ा हुआ है। ज्योग्राफी में डेली आपको मैप देखना है और यह जानना है कि कहाँ क्या है। इतना आसान है और सबसे मुश्किल लोग इसी को मानते हैं। इसमें 3 रेखाएं प्रोमिनेंट हैं। इन तीनों रेखाओं को आज कर लीजिएगा, कल हम दूसरी बात बताएंगे। ठीक है, पहला रेखा ऊपर में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा में यहाँ से यहाँ तक जितने देश हैं उनका एक लिस्ट बना लीजिएगा आज। कर्क रेखा में जितने देश हैं उनका एक लिस्ट आपके पास होना चाहिए, बहुत मुश्किल काम नहीं है। फिर इक्वेटर पर आइए। इक्वेटर पर एक पूरा लिस्ट पश्चिम से पूरब की तरफ इक्वेटर का कर लीजिए। फिर तीसरा क्या कीजिएगा? कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा का। यह तीनों करते ही आपके मुट्ठी में दुनिया आ जाएगी। आप इतना ही कीजिएगा, आपको लगेगा, क्योंकि क्या हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ साउथ अटलांटिक ओशन दिखेगा तो हम भूल जाएंगे कि हमको साउथ अटलांटिक पता नहीं है। यदि हमको कहीं मरियाना ट्रेंच दिख जाएगा तो भूल जाएंगे। कैरेबियन सी कोई पूछेगा तो हम बताना भूल जाएंगे कैरेबियन सी कहाँ है। तो हम यदि हर बार अपने विद्यार्थियों को पहले भी बताया है जो रेगुलर हैं कि प्रण करके पढ़िए। ऐसे पढ़िए कि आज हम जब इसको पढ़ लेंगे तो इसमें से कुछ भी गलत नहीं होगा। जब हम इसको याद कर लेंगे, इसको समझ लेंगे तो गलत नहीं होगा। जैसे कारा सागर, लतेव सागर, आपका गलत होगा कभी? तो आप ऊपर से आइए, सागर जब पढ़ना शुरू किए तो यहाँ से सागर शुरू कीजिए और ब्यूफोर्ट से शुरू कीजिए, बेफिन से शुरू कीजिए, ग्रीनलैंड शुरू कीजिए, बैरेंट्स है, ये आपका लतेव है और ईस्ट साइबेरियन है। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। उससे प्रेम कीजिए, लगे कि हमको दुनिया को जानना है। पहले आँख में 2 मिनट बंद रख के सोचिए कि आज हमको दुनिया का ज्ञान लेना है। और दुनिया का ज्ञान क्या लेना है? कहाँ क्या है। कहाँ क्या जब जान जाइएगा तो फिर अगला होगा कहाँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए डेट्रॉइट पूछेगा तो डेट्रॉइट जानने के लिए डेट्रॉइट कहाँ है वो तो जानना पड़ेगा ना। पहले थोड़ा मैप से शुरुआत कीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर आइए भारत में। अब भारत में यदि कहा जाए कि काली मिट्टी कहाँ पर है तो इसमें 16-17 सवाल हैं भारत में। जैसे मान लीजिए भारत अब बनाइएगा तो एक एक करके मैं सब समझा दूंगा, ऐसा नहीं, घबराना नहीं है कि काली मिट्टी है तो ये क्षेत्र काली मिट्टी का है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जो है। रेड मिट्टी का कहा जाए तो ये वाला क्षेत्र ज़्यादा लाल मिट्टी का है। और एलोवियल सॉइल का, ये दोआब वाला एरिया एलोवियल सॉइल का है। तो आप एक ही बार में यदि ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरे भारत की मिट्टी का आधा मिट्टी तो एक बार में ज्ञान हो गया। कोई दिक्कत है? यदि हम कहें कि विश्वत वृत्त के नज़दीक जाने पर आदमी ज़्यादा मुंह खोलता है कि दूर जाने पर, तो क्या आंसर होगा?
यदि आदमी किसी भाषा को उच्चारण करता है तो विश्वत वृत्त के नज़दीक जाके ज़्यादा उच्चारण करेगा, तो विश्वत वृत्त का आदमी ज़्यादा मुख खोलेगा। और जैसे जैसे पहाड़ों पे जाएगा तो अ ब त स ल ऐसे त बोलने लगेगा, ज़्यादा त का प्रयोग करेगा, ठीक है ना। तो इससे क्या है, आपको भाषा और ज्योग्राफी एक दूसरे से मिला हुआ होता है। जहाँ गर्मी ज़्यादा लगेगी वहाँ आदमी ज़्यादा हवा खींचेगा, और जहाँ ज़्यादा ठंडक है कि ठंडक अंदर ना चल जाए तो कम बोलेगा। तो उससे होता क्या है कि स्थानीय भाषा का आपको ज्ञान होगा। तब कोई पूछेगा कि गद्दी जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो नहीं भी पता होगा तो टोडा को नहीं ना बोलेगा हिमाचल प्रदेश का है, टोडा कहाँ का है, तमिलनाडु का है। तो ये याद करने की बात नहीं है, भाषा की बात है। तो इस तरह की भाषा हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे। ज्योग्राफी में पहले हम दुनिया को देखेंगे, उसके बाद भारत को देखेंगे, और नहीं पहले दुनिया, फिर भारत और फिर बिहार, ये 3 क्रम से आएगा। जैसे मान लीजिए भारत की नदियों का क्रम यदि हम देखते हैं सिंपल हिसाब, तो भारत यहाँ पर ऊपर में चलिए भारत है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे नदियाँ हैं, देखिए तो इसको याद है सारा। तो साझे चरावसो, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो साझे चरावसो, चूँकि ये कल्चर की भी बात है, पेस्टोरल कल्चर है, पशु चारणिक संस्कृति है। तो वहाँ पर क्या है कि बकरियों को कह रहा है कि तुम लोग सब मिलजुल के चलाओ। साझे चरावस, भोजपुरी का शब्द हो गया साझे चरावस। तो स से सतलज, झ से, र से, ब से ब्यास, और स से सतलज। तो यही 5 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या है, पंजाब। कोई दिक्कत, पंजाब। और दोआब मतलब गंगा और यमुना के बीच का, यानी 2 नदियों के बीच का, ठीक है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि यदि आप दिल्ली से पटना जा रहे हैं तो कानपुर पहले आएगा कि इलाहाबाद, है ना। अब ये तो आसान लग रहा है। अब यदि कोई पूछे कि आप पूरब से पश्चिम जा रहे हैं तो स्वीडन पहले आएगा कि ये नॉर्वे पहले आएगा, ये बताइए। तो जो देश में कर रहे हो विदेश में करना, मैंने क्लास में बताया था ना एक बार कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 कंट्री है, ये है नॉर्वे और ये है स्वीडन। ये है नॉर्वे और ये है स्वीडन, यानी नॉर्वे इधर है पश्चिम की तरफ और स्वीडन पूरब की तरफ। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो जैसे आप भूगोल जान जाएंगे, कहाँ पर मिट्टी कैसी है, कहाँ पर जंगल कैसा है, कहाँ पर वन कैसा है, और कहाँ पर नदियों का। जब नदी जानेंगे तो पहाड़ जानेंगे। पूरे विश्व के 5-7 कितने कंटिनेंट हैं, 7 कंटिनेंट। हर महादेश का एक ऊंचा पीक होगा, तो उसको बार बार क्यों याद करना पड़ता है? क्या आपको गारंटी है कि आज 7 याद है? जैसे एंटार्क्टिका का सबसे ऊंचा विंसन मैसिफ, जैसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा माउंट कोसिस्को, अफ्रीका का सबसे ऊंचा किलिमंजारो, साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा एकांकागुआ, नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा मैकिनले, यूरोप का सबसे ऊंचा। तो ऐसे ही चीज़ों को आपको समराइज करते चलना है। आइए पॉलिटी में आते हैं। सब हम रटवा देंगे, आप घबराइए मत। इसमें हमने आपके लिए इतनी अच्छी तैयारी की हुई है। आज तो हम ऐसी जनरल क्लास ले रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं छूटेगा, बशर्ते आपका एक बेसिक पढ़ा हुआ हो। ऐसी चीज़ें तेज़ी से चलेंगी ना तो वो जो पीछे रुक के नहीं समझा सकते हैं, लेकिन समझाते हुए चलेंगे, कभी कभी रुकेंगे, ठीक है। आइए पॉलिटी पर। पॉलिटी में क्या याद करना है? 2 या 3 चीज़ें मिलकर पॉलिटी को समराइज करती हैं। एक भारत का संविधान, दूसरा भारत का संसद, और तीसरा भारत की जो न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली है। संविधान, संसद और न्यायिक प्रणाली के जो भी सूचनाएं आपके पास हैं वह सूचना इसका राज्य व्यवस्था को कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। यानी कि भारत में किसका शासन चलता है? किसके अनुरूप शासन चलता है? संविधान के अनुरूप। शक्ति का स्रोत क्या है तब बोलिएगा जनता, और शासन किसका चलता है तो संविधान का। तो जनता का डिसीजन क्लियर है, ठीक है। तो पॉलिटी में भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, और उसमें कई बार संशोधन हो चुके हैं। तो जो लेटेस्ट संशोधन है वो आपको पिछला 10 याद रखना है, ठीक है। उसमें से एक सवाल आपका आएगा ही आएगा। भारतीय संविधान में जितनी अनुसूचियां हैं एक सवाल आएगा ही आएगा।
जितने संशोधन हैं उससे 2-3 सवाल आ सकता है, अनुसूची से 1 सवाल, स्रोत से 1 सवाल, ठीक है, भारतीय संविधान का जो इतिहास है निर्माण का उससे 1 सवाल या 2 सवाल, कई बार 2 सवाल भी आ सकता है। और जो डिसीजन अभी नए आए हैं 3 तलाक पर हो, चाहे बाकी चीज़ों पर हो, न्यायिक सक्रियता पर हो, PN भगवती का हो, या कोई नया आयोग बना हो, तो उससे कम से कम 1 या 2 सवाल आ सकते हैं। तो इसका तो सवाल गेस हो सकता है कि कहाँ से। अब चलिए 12 में 12 लाया जा सकता है, इट्स क्वाइट लाया जा सकता है, आया भी है इस क्लास में लोगों का आया। तो इसमें करना क्या है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वहीं से उसको रटना शुरू करना है, मेंस में भी काम आएगा। विद द पीपुल ऑफ इंडिया असेंबली, किसी को याद है पूरे क्लास में? हाँ नहीं अनुसूची नहीं, भारतीय संविधान के आप में से किसी को याद है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? अंजलि आप बताइए। आप तो मेंस के विद्यार्थी हैं, आप जरूर याद कर लीजिए, ठीक है ना। यदि पूछेगा कि भारत में कितने तरह के न्याय, ये स्वतंत्रता कितने तरह के प्राप्त है, क्या बोलिएगा? न्याय है ना 3 तरह का, न्याय 3 तरीके का, स्वतंत्रता कितने तरीके के? 5 तरीके के। तो जो न्याय है वो कौन कौन सा तरीका है? राजनीतिक, तो वही है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरिन सोशलिस्ट, इसको याद कर लीजिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पॉलिटी में आप एकदम क्रमशः चलिए, और जो नागरिकता है, फंडामेंटल राइट है, DPSP है, और केंद्र राज्य संबंध है, संशोधन है और आपातकाल है, इनको ढंग से करना है। राजभाषा को थोड़ा बहुत करना है, बाकी सबको केवल एक पॉइंट याद रखना है। आप पंचायत आजकल महत्वपूर्ण हो गया है, तो पंचायत में आपको थोड़ा डिटेल जानना है काफ़ी, ठीक है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था पर काफ़ी बल दिया जा रहा है, और हम बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को अपना चुके हैं, ठीक है। सवाल तो देखिए आपको हम लोग गेस करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स फिर यहाँ से जुड़ेगा, मैंने कहा इसको रोज़ पढ़ना है आपको, हम पढ़ाएंगे 2-3 दिन कवर करेंगे, लेकिन आपको इसको रोज़ पढ़ना है करंट अफेयर्स को। लेकिन कैसे पढ़ना? सबसे महत्वपूर्ण है कि आप एक क्रम टॉपिक का बनाइए। करंट अफेयर्स में हमको इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे यदि सूचकांकों से आने का ये है तो हम सूचकांक का एक लिस्ट बना के क्यों नहीं उसको रटेंगे और अपडेट करेंगे। जब भी कोई नोट्स बनाइए उसके बगल में एक जगह छोड़िए, पीटी में भी और मेंस में भी। और यदि मान लीजिए कोई, हम ब्रह्मा तो है नहीं कि जो बताया है एको हम द्वितीय नास्ति, उसके बाद कोई है ही नहीं, ना इतना अहंकार है। तो हमने जो बताया, हो सकता है कुछ और अच्छा इन्फॉर्मेशन कहीं और मिल रहा हो, किसी यूट्यूब चैनल पर हो, किसी दूसरे टीचर ने बताया हो, उसको वहीं ऐड कर लीजिए, मेक इट कंप्लीट। क्योंकि जब आप गेस कर रहे हैं तो उसमें भी सेलेक्टिव मत होइए, ठीक है। तो आपने करंट अफेयर्स में जो भी टॉपिक्स है, जैसे कि कहीं ज्वालामुखी फटा तो महत्वपूर्ण है, कहीं कोई आंधी आई तो महत्वपूर्ण है, कहीं कोई भूस्खलन हुआ तो महत्वपूर्ण है। तो आता वहीं से है, और हम कहते हैं पूछ कहाँ से दिया, नहीं, वही 4 गो नदी, गोमती, गंगा, घाघरा, ये वो अजय नदी है, तेल नदी है, खोद लीजिए कहाँ पर हैं। तो उनको एक पूछा ना, कौन उत्तर से दक्षिण जा रहा है, कौन दक्षिण से उत्तर जा रहा है, कौन पूर्व से पश्चिम, 4 वही बिहार को जैसे भारत पढ़ रहे हैं ना वैसे बिहार है। हम लोग जब 7वां क्लास में थे तो मेरे टीचर ने एक बार हमसे पूछा कि बिहार के बारे में कोई सवाल पूछा ज्योग्राफी का, तो क्या स्थान है। हमने सर देखिए, बिहार का भारत में वही स्थान है जो भारत का विश्व में है, और वही इज्जत भी है। अब समझिए इज्जत है कि नहीं है, बिहार का इज्जत है भारत में। 29 राज्यों में 29वां स्थान है 2011 की संसद साक्षरता के मामले में, तो वही इज्जत उस समय भारत का भी था, तो थोड़ा इज्जत। चलिए, तो करंट अफेयर्स को इसी तरीके से करना है। बिहार स्पेशल को आ गया साइंस। आजकल साइंस में 10 सवाल केमिस्ट्री से, 10 सवाल फिजिक्स से और 10 सवाल बायो से। केमिस्ट्री का जो सवाल होता है केमिस्ट्री का, यह केवल उन रासायनिक तत्वों पर आधारित होता है जो दैनंदिन जीवन में, डे टू डे लाइफ में मनुष्य के ज़रूरत की जो सामान होती है, इसलिए इस तरह का सवाल मैंने आज पूछा भी था। डे टू डे लाइफ में वो सवाल जरूरी होते हैं, वही सवाल पूछा जाता है। जिन तत्वों का प्रयोग डे टू डे लाइफ में ज़रूरी है, आपको मतलब ये नहीं पूछेगा कि
रॉकेट साइंस बताइए क्रायोजेनिक इंजन कैसे लगता है, नहीं। पूछेगा कि टेफ्लॉन कोटिंग से क्या फ़ायदा होता है और टेफ्लॉन कोटिंग कहाँ कहाँ लगता है। पंखा चलता है तो इसमें किस थ्योरी का प्रयोग होता है। ट्रक में ब्रेक मारते हैं तो किस थ्योरी का, पास्कल का है कि बर्नौली का है। तो इन चीज़ों को कुछ नहीं है, बस एक बार दिमाग सेट करना है कि हमको इस बेसिक चीज़ को समझ जाना है, बाकी उसके ऊपर तो दुनिया है। सब सवाल हम ही को आ जाएगा, तो 50 को सवाल तो गलती भी तो करना है, 150 में 100 लेके आना कि 50 दे 100 सही कीजिएगा ना, 10 तो भगवान है बोले कि 120। चलिए, आता था पहले तो हम लोग देखते आता था, आजकल थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ गया। ठीक है, बायो में तो मैंने जो क्लास पढ़ाया है उसमें से आप लोग का तो ठीक ठाक होगा ही, लेकिन उसको एक बार फिर से हम क्विक रिकैप करेंगे ताकि बायो आपका पूरा टनाटन हो जाए, कहीं से कोई। पादप नहीं पढ़ा है, पादप को हम ढंग से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बच गया ये फिजिक्स। फिजिक्स में 2-4 सेगमेंट हैं जिनको कर लीजिए, बाकी सब भगवान के हाथ में, ठीक है ना। कौन कौन सा सेगमेंट है? लाइट। देखिए, मोशन तो एकदम इम्पोर्टेंट है। जिसको कुछ भी, मान लीजिए साइंस का क्वेश्चन बनाना है, जिसको कुछ नहीं आता है ना, वो भी क्या करेगा, मोशन से 2 सवाल दे देगा। तो मोशन आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद लाइट से एकदम रहना ही रहना है सवाल, मैग्नेटिज्म से रहना ही है। और फिजिक्स में भी उन्हीं एप्लीकेशन से सवाल आते हैं जिन एप्लीकेशंस का मानव के जीवन में सहयोग है। जैसे वर्षा होने में फिजिक्स का क्या योगदान है, उन सारी चीज़ों का। इंद्रधनुष बन रहा है तो उसमें फिजिक्स का क्या रोल है, कहीं पनडुब्बी से कोई चीज़ झांक के देखना है तो वहाँ पे क्या है, विनाश को रोकने के लिए फिजिक्स का कहाँ कहाँ उपयोग है, ऐसी चीज़ों का फिजिक्स में। सबसे लास्ट में बच जाता है इकोनॉमिक्स, लेकिन इसको हम सेकंड वाले पार्ट में कराएंगे, मतलब एक सेगमेंट करने के बाद इकोनॉमिक्स करा देंगे ताकि सबका वो इकोनॉमिक्स टंच हो जाए। इसमें एक ही क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है इकोनॉमिक्स में, वह है वृद्धि दर। वृद्धि दर को समझ लीजिएगा, इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पता होगा। व्हाट इज ग्रोथ रेट? नहीं, ICOR नीचे होता है। देखिए, ग्रोथ रेट जो होता है उसका शॉर्ट बता रहे हैं, फॉर्मूला क्या होता है। इसी चीज़ को समझना है, बाकी सब समझ में आ जाएगा। देखिए, ये होता है RCF डिवाइडेड बाई ICOR। इसी को तो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की दर, ठीक है। पूंजी निर्माण की दर यानी कि किसी भी तरीके से पूंजी जो बढ़ना है। मान लीजिए आज हमारे पास 2021 में 1 लाख करोड़ है और यह 2022 में हो गया 1,10,000 करोड़, तो 10,000 करोड़ बढ़ा, तो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो गया? 10% के रेट से बढ़ा, तो ऊपर में हो जाएगा 10। यदि और नीचे है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, यानी प्रति इकाई पर्याप्तता दर, यानी कि इंक्रीमेंटल कैपिटल, यानी कि यह जो कैपिटल हमको लगाना है किस चीज़ में, एक आउटपुट देने में। इंक्रीमेंटल कैपिटल किस में? आउटपुट रेशियो। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम 10 कलम बनाते हैं 100 रुपया में, तो 11वां कलम बनाने में 110 रुपया नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हो सकता है 101 रुपया में ही बन जाए, क्योंकि सारा संस्थागत विकास हो चुका है, ढांचागत विकास हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कच्चा ये माल है, लेबर भी है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा माल बढ़ा देना है, उसी में बन जाएगा। तो इसी को कहते हैं प्रति इकाई निर्माण का लागत क्या बनता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए 2 रुपया है, तो ये 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा विकास दर हो जाएगा 5%। लेकिन अब देखिए, अब मेंस वाले ध्यान दीजिएगा, जिनको मेंस अभी देना है। हमको यदि राष्ट्र की, मान लीजिए आपको कहा जाए कि राष्ट्र की विकास दर को तेज करना है, तो 2 उपाय है, या तो इसको तेज ज़्यादा कर लीजिए या इसको कम कर लीजिए। तो इसको ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोदी बनना पड़ेगा। इधर से उधर दौड़ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, तो किस लिए, RCF बढ़ाने के लिए, ठीक है। हर तरीके से भाई, किसी भी तरीके से ले आते हैं। 1 लाख का कोट पहन के जाते हैं कि 2 करोड़ लेके आएंगे। इधर विपक्षी गलिया रहा है कि 1 लाख का कोट पहनने क्या जरूरत था, लेकिन जाके लेके तो आए। तभी तो भारत का आज के डेट में जो सबसे अधिक कैपिटल है इन फॉरेन रिजर्व, भारत में आज तक इतना था कभी जो रेट है,
तो ये वो भी याद कर रखिए पीटी के लिए। और नहीं तो फिर इसको घटाइए ICOR। अब मान लीजिए कि जो 2 रुपये एक्स्ट्रा लगा उसके जगह यदि 1 ही रुपये एक्स्ट्रा लगता तो क्या होता, तो हमारा ग्रोथ रेट क्या हो जाता, 10% हो जाता। तो ICOR घटाने में बहुत मेहनत लगता है। कैसे? रोड बनेगा, बिजली बढ़िया होगा, लेबर स्किल्ड होगा और एबंडेंस में होगा, सस्ता होगा और कच्चा माल भी उपलब्ध होगा, प्रशासनिक ढांचा सुसंगठित होगा और एक दूसरे से कोहेसिव होगा, एक दूसरे के लिए सपोर्टिव होगा। ये नहीं कि लाल फीताशाही नहीं होगी, 16 जगह से उसको परमिशन नहीं लेना होगा। ये सारा आंकड़ा डालेंगे, आपका मेंस का आंसर नहीं तैयार हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि कैपिटल रेशियो को इसको या तो घटा लीजिए, इसको या तो बढ़ा लीजिए, या दोनों को कर लीजिए, दोनों अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझने के बाद आपको राजस्व घाटा भी समझ में आ जाएगा। इस कंसेप्ट को समझने के बाद आपको कर भी समझ में आ जाएगा। इस कंसेप्ट को समझिएगा तो आपको पूंजी भुगतान का, संतुलन का सारा नियम समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले हम लोग इसको समझेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ों को समझेंगे। आइए आगे। मिसलेनियस। मिसलेनियस वही है, भारत की पहली महिला कादम्बनी गांगुली हैं, जो ग्रेजुएशन की, NCERT में बहुत बढ़िया फोटो दिया हुआ। उनके साथ और कौन किया था? एक ही आदमी तो ग्रेजुएशन नहीं करेगा। ठीक है ना। हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो आदमी फोटो खींचा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो फोटो लिया, उसका क्या नाम था? वो तो कूद गया भाई साहब। वो देखे कि ज़मीन पे जो 1 कदम लेते थे, चांद पे 6 कदम हो जा रहा है। इससे पता चला कि गुरुत्वाकर्षण चांद का कितना है, 6 गुना कम है, 1/6। फोटो हुआ लिया कौन? उसका नाम था एडविन एल्ड्रिन। एडविन एल्ड्रिन। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा पहली महिला थी, लेकिन पहली कुतिया का क्या नाम था? तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन को कहते हैं मिसलेनियस। ठीक है। ला पेज कहाँ की राजधानी है? बोलीविया। ला पेज का क्या खासियत है? ठीक है, यदि कहा जाए कि चंद्रमा पृथ्वी के किस भाग से सबसे नज़दीक है, तो अधिकांश लोग माउंट एवरेस्ट मार देंगे यदि ऑप्शन में रहेगा तो, लेकिन वह किससे नज़दीक है? चिम्बोराजो से। क्यों? ऐसा क्यों यदि पूछ दे, यूपीएससी ये पूछेगा कि ऐसा क्यों है कि चिम्बोराजो एवरेस्ट के मुकाबले छोटा होने के बावजूद चंद्रमा से अधिक नज़दीक है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए। क्योंकि इक्वेटर के पास है, और इक्वेटर पर और पोल पर एक ग्रेडेशन होता है ऊंचाई का। तो जैसे हमारा हिमालय तो थोड़ा दूर हो गया ना इक्वेटर से, गिरा के, जैसे हिमालय तो इधर हो गया यहाँ पर, और चिम्बोराजो यहाँ पर है, तो इक्वेटर से ज़्यादा नज़दीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा कम ऊंचा होने के बावजूद भी चांद के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है। हमारा दिल एक दिन में कितनी बार धड़कता है? 1 साल में? तो वही करना कि मेरा दिल तेरे लिए धड़कता है, ये कहें, अब बोले कि 3 करोड़ बार, तो उसे 65 लाख ज़्यादा, तो फिर वो बात का टेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं, तो इस तरीके से हम लोग चलेंगे। मिसलेनियस को भी करेंगे। मिसलेनियस में बहुत ही अच्छा, ठीक है ना। तो 40 दिन में सबसे पहले यकीन करना है कि हो सकता है। इफ़ यू थिंक यू कैन, इफ़ यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। यदि आप सोचते हैं तो आप कर सकते हैं, यदि आप सोचते हैं कि नहीं हो सकता है तो आप सही है। दूसरा ऑनलाइन ठीक है? हाँ? अभी से तय कर लीजिए, और जो भी हुआ मतलब पीछे का सारा मिट्टी डाल के आज से एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। हम लोग कर सकते हैं, हम लोग करेंगे। और इस पीढ़ी का, हाँ, इसमें काम तो नहीं, काम तो आपको खुद करना। हम केवल 1 घंटे में एक चीज़ को आगे बढ़ा देंगे और आपका पीछे का केवल हिसाब किताब लेते रहेंगे। मान लीजिए आप हमको 1 घंटा देंगे मैक्सिमम, लेकिन दिन भर में 24 घंटे में 2-3 घंटा भी तो पढ़ेंगे ना, 4 घंटा भी तो पढ़ेंगे ना।